इंसान से कई ज्यादा शक्तिशाली और अकमद होते, मगर इन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी बनाया जा रहा था आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड मॉलिक्यूल से। वैसे भी पृथ्वी के सभी जानवर तो अब खत्म हो चुके थे। उस एस्टेरॉयड वाले हादसे को 20 साल हो गए थे, मगर पृथ्वी के हालात काफी बदतर थे। धुआं और मौसम का बार बार बदलना, इससे इंसान का जीना काफी मुश्किल हो गया था। फिर साल 1998 में पहली कॉलोनी आबाद हुई किसी जीने लायक ग्रह पर। इसके बाद दुनिया के बचे कुछ देश एक हो गए और वो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने लगे। साल 1999 में पहली बार कानूनी तौर पर रेप्लिकेंट्स को बनाने की इजाजत मिली। इन रेप्लिकेंट्स को हर तरह के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता। इन्हें इंसानों जैसे राइट्स नहीं मिलते थे। पृथ्वी के बाहर जो ग्रह थे उन्हें ऑफ वर्ल्ड कहा जाता और लाखों की तादाद में रेप्लिकेंट्स को ऑफ वर्ल्ड में भेजा गया था। याद रहे, ये कोई रोबोट्स नहीं, इनका शरीर इंसान जैसा ही होता है, बस ये कुदरती तौर पर जन्मे नहीं होते, ना ही ये बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। और शुरू में जो रेप्लिकेंट्स बनाए गए थे उनमें तो कोई यादें भी नहीं होती थी। फिर साल 2000 में डॉक्टर एल्डन तायरल नामी एक रईस ने अपने रेप्लिकेंट्स प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और तायरल की कंपनी ने सबसे बेहतरीन रेप्लिकेंट्स बनाए जो पिछले बनाए गए सभी रेप्लिकेंट्स से कई आगे थे। इन रेप्लिकेंट्स को पृथ्वी और पृथ्वी से बाहर हर तरह के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता। ये दुनिया का एक बड़ा कारोबार बन गया। रेप्लिकेंट्स बिकते थे, उनके ऑर्गन्स भी बिकते थे। हाँ, शुरू में जो रेप्लिकेंट्स बनाए गए थे उनकी जिंदगी ज्यादा नहीं होती थी, कुछ की 10 साल, कुछ की 12। फिर तायरल कंपनी ने नेक्सस सीरीज के रेप्लिकेंट्स की शुरुआत की। नेक्सस 1 से शुरू होकर ये 7-8 तक गए थे, मगर बीच में कुछ गड़बड़ हुई जो कहानी में जानने को मिलेगा। साल 2011 में फिर एक खूनी लड़ाई हुई 2 कॉलोनीज के बीच, जिसमें इंसान तो बहुत कम मारे गए थे, मगर रेप्लिकेंट्स को यूनाइटेड नेशन ने बैन कर दिया। इसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ। सभी जिंदा रेप्लिकेंट्स को खत्म करने के आदेश दिए गए। क्योंकि इतने समय में करोड़ों रेप्लिकेंट्स बनाए गए थे, इसलिए उन्हें पूरी तरह खत्म करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि रेप्लिकेंट्स इंसानों की तरह ही होते, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो असली इंसानों के बीच रहते थे। एक इंसान ने खास तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया। उस टेस्ट में इंसान और रेप्लिकेंट्स का फर्क पता चलता था। एक बात आप ये भी याद रखें कि रेप्लिकेंट्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और अगर कर ले तो ये एक चमत्कार से कम नहीं होगा। खैर, रेप्लिकेंट्स को ढूंढने और उन्हें खत्म करने के लिए खास तरह की फोर्स बनाई गई थी, जिसे ब्लेड रनर्स कहा जाता था। ये काफी काबिल और तेज होते थे। ये रेप्लिकेंट्स को ढूंढकर उन्हें खत्म कर दे। अब क्योंकि आप कहानी के सभी अहम बातें समझ गए तो कहानी अब इतनी बोरिंग नहीं लगेगी। सीधा फिल्म की कहानी पर आते हैं। शुरुआत होती है साल 2019 लॉस एंजलिस से। 2 कॉलोनीज के बीच वो खूनी लड़ाई हो चुकी थी, जिसके बाद सरकार ने रेप्लिकेंट्स को मारने के आदेश दिए थे, जो इसे मृत्युदंड नहीं बल्कि रिटायरमेंट कहते थे। सिर्फ उन रेप्लिकेंट्स को मारा जाता था जो धरती पर रहते थे। बाकी जो अंतरिक्ष में थे या किसी और ग्रह पर, उन्हें इंसान अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है रिक डेकर्ड, जो कि एक ब्लेड रनर है। इसका जवाब तो नहीं कि डेकर्ड एक इंसान है या रेप्लिकेंट, ये अभी तक एक राज है। खैर, वो एक भीड़ भाड़ वाली जगह में था जहां हमें इस नई दुनिया की झलक दिखाई जाती है। डेकर पहले एक ब्लेड रनर हुआ करता था, मगर अब उसने ये काम छोड़ने का फैसला किया था। खैर, वो खाने के लिए बैठ जाता है कि तभी उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया। उसका सीनियर ऑफिसर ब्रायंट उसे एक काम देता है जो कोई और ब्लेड रनर नहीं कर सका था। एक स्पेस शटल से नेक्सस 6 जनरेशन के कुछ रेप्लिकेंट्स पृथ्वी पर आए थे। नेक्सस 6 रेप्लिकेंट्स बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। उनमें से जब एक का टेस्ट लिया जा रहा था तो उसने एक इंसान को भी मार दिया। अब वो बाहर शहर में घूम रहे थे और पता नहीं उनका क्या प्लान है। डेकर्ड को कहा जाता है कि वो इन रेप्लिकेंट्स को ढूंढे और इन्हें मार दे। ये सब चुपके से होना चाहिए ताकि लोगों को इस बारे में पता ना चले। पहले तो डेकर्ड इनकार करता है कि मैंने काम छोड़ दिया है, मगर ब्रायंट उसे मजबूर करता है। साथ ही उसे एक और काम भी दिया गया कि टायरल कॉर्पोरेशन ने नया रेप्लिकेंट बनाया है, उसे उसकी भी जांच करनी होगी। डेकर्ड इस काम को लेता है और सबसे पहले वो टायरल कॉर्पोरेशन में आता है, जहाँ उसकी मुलाकात रेचल से हुई। रेचल असल में एक रेप्लिकेंट है, मगर हाल ही में उसे बनाया गया है। जो खामियां पहले रेप्लिकेंट्स में थी वो रेचल में नहीं थी। रेचल और डेकर की कुछ बातें होती है। रेचल काफी अलग थी। खैर, टायरल खुद आते हैं और डेकर से कहते हैं कि तुम रेचल का टेस्ट लो। जब डेकर रेचल का वो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेता है तो वो तुरंत ही समझ गया कि ये एक रेप्लिकेंट है, मगर इस पर काफी रिसर्च की गई थी। टायरल रेचल को वहां से भेज देता है और डेकर को बताता है कि ये उसका सबसे खास आविष्कार है। रेचल की खास बात ये थी कि उसे यादें भी दी गई थी। टायरल ने उसे अपनी भतीजी की यादें दी थी, जिससे रेचल को यही महसूस होता था कि वो एक इंसान है, वो जन्मी है, उसकी एक माँ थी, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। खैर, टायरल बताता है कि रेचल की जिंदगी बहुत लंबी होगी। कितने साल ये उन्होंने नहीं बताया, मगर डेकर पहली बार किसी ऐसे रेप्लिकेंट से मिला था जो लगभग इंसान थी, इसलिए वो काफी हैरान भी था। डेकर को गेफ नाम का एक पार्टनर भी दिया गया था, मगर वो डेकर को खास पसंद नहीं करता था। वो प्रमोशन पाने के लिए बस इस केस में उसका साथ दे रहा था। दोनों ही तहकीकात शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी पाने के बाद इन्हें एक रेप्लिकेंट का ठिकाना मिल जाता है। वो एक होटल में ठहरा था। होटल रूम जाने पर इन्हें वो रेप्लिकेंट तो नहीं मिलता, मगर कुछ सबूत मिल जाते हैं, जैसे कुछ तस्वीरें और बाथटब में स्केल का
एक टुकड़ा। वो रेप्लिकेंट जो यहाँ रुका था उसका नाम लियोन था। वो जान गया था कि ब्लेड रनर उनकी खोज में है। वो अपने लीडर रॉय से मिलता है और उसे ये जानकारी देता है कि ब्लेड रनर्स को हमारे पीछे लगा दिया गया है। इसके बाद ये दोनों ऑर्गन्स बनाने वाली एक लैब में जाते हैं। वहाँ एक चाइनीज आदमी था जो रेप्लिकेंट्स की आंखें बनाता था। रॉय उसे एक जेनेटिक सीक्रेट कोड के बारे में सवाल करता है, मगर उस आदमी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो बताता है कि इसका पता सिर्फ टायरल को होगा। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि रेप्लिकेंट्स की जिंदगी बहुत कम होती है, 4 साल, 10 या ज्यादा से ज्यादा 12। तो रॉय और उसके जो साथी थे वो अब अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते थे, जो कि रेप्लिकेंट्स के लिए मुमकिन तो नहीं था। हाँ, टायरल के पास कुछ ऐसे जेनेटिक कोड्स थे जैसे कि उसने रेचल को बनाया था। वहाँ दूसरी तरफ हमें डेकर दिखाया जाता है जो अपने घर आ रहा था और एलिवेटर में उसे रेचल दिखी। वो उसे घर जाने के लिए कह रहा था, मगर रेचल उसे विश्वास दिलाना चाहती थी कि वो एक इंसान है, जो कि सच नहीं था। बस ये रेचल को लगता था, क्योंकि रेचल वो पहली रेप्लिकेंट थी जिसके पास अतीत की यादें थी। मगर डेकर उसे सच्चाई बताता है कि तुम्हारी सभी यादें झूठी है। असल में ये टायरल की भतीजी की यादें है। तुम्हारी कोई माँ नहीं थी, ना ही तुम्हारा कोई बचपन था। ये बात सुनकर रेचल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिस पर डेकर उससे माफी मांगता है। वो उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है। खैर बाद में रेचल चली गई और डेकर रेप्लिकेंट्स वाले केस पर काम करता है। वो उन तस्वीरों की अच्छे से जांच करने लगा जो उसे लियोन के होटल वाले कमरे में मिली थी। उसी तस्वीर में छुपा एक सबूत उसे मिल जाता है, एक फीमेल रेप्लिकेंट का। और अब उसे पता था कि वो कहाँ मिलेगी। बाहर शहर में ही एक और फीमेल रेप्लिकेंट, प्रिस, जो शायद भटक गई थी, वो कचरे के ढेर में सोने की कोशिश करती है। और तभी वो सेबेस्टियन नाम के एक जेनेटिक इंजीनियर को मिली। खैर सेबेस्टियन दिल का अच्छा था, इसलिए वो प्रिस की मदद करता है। प्रिस को वो अपने घर ले गया। सेबेस्टियन भी टायरल कॉर्पोरेशन के लिए काम करता था। बायोमैकेनिकल चीजें बनाने में वो माहिर था। उसने कई तरह की चीजें बनाई भी थी जो कि उसके घर में थी। खैर प्रिस अब उसके साथ रहने लगी थी, मगर उसे नहीं पता था कि वो एक रेप्लिकेंट है। ये उसे बाद में पता चलता है। तहकीकात करते करते डेकर एक बार में पहुंच गया। वहाँ एक फीमेल डांसर थी, सोलेस, जिस पर डेकर को शक था। मगर उससे बात करने से पहले डेकर रेचल को कॉल करता है और उसे बार में मिलने के लिए बुलाता है, मगर वो मना करती है। इसके बाद डेकर सोलेस से बात करने गया। वो उससे कुछ सवाल पूछता है। जल्द ही वो उसका झूठ भी पकड़ लेता है। सोलेस एक रेप्लिकेंट थी, नेक्स्ट 6 जनरेशन की, जो यहाँ अपनी पहचान छुपा कर रह रही थी। वैसे तो डेकर उसे अरेस्ट करना चाहता था, मगर सोलेस उससे लड़ती है, भागती है, इसलिए डेकर उसे मार देता है। उसी दिन ब्रायन डेकर से मिलने आया। वो बताता है कि अब 3 नहीं बल्कि 4 रेप्लिकेंट बचे हैं जिन्हें उसे ढूंढना है और मारना है। वो बताता है कि टायरल कॉर्पोरेशन से वो रेचल नामी रेप्लिकेंट भी भाग गई है और अब उसका कोई पता नहीं। ये सुनकर डेकर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रेप्लिकेंट ने नियम तोड़ा और इसकी सजा सिर्फ मौत है। अब डेकर को उसे भी मारना पड़ेगा, जो कि वो करना नहीं चाहता था। ब्रायन से बात करने के बाद जब वो चला जाता है तो डेकर को रेचल दिखी। अब इससे पहले कि वो उससे मिलता, बात करता, उसका सामना लियोन से होता है, जो बहुत गुस्सा था, क्योंकि एक एक करके वो उन बचे कुछ रेप्लिकेंट्स को मार रहा था। लियोन उसे पकड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगा। बताता है कि मैं 4 साल जिया, मैं और जीना चाहता हूँ और तुम्हारी मौत का समय आ गया है। उसने डेकर को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। अंत में जब वो उसे खत्म करने वाला था तो एक गोली चलती है जो रेचल ने चलाई थी। वो डेकर की जान बचा लेती है। डेकर उसे घर ले आता है, क्योंकि अब वो उसे मार तो नहीं सकता था। रेचल पूछती है कि अगर मैं भाग जाऊं, गायब हो जाऊं, तो क्या तुम मेरे पीछे आओगे मुझे मारने? डेकर बताता है कि नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। पहले ही मुलाकात में डेकर को रेचल से प्यार हो गया था और अब ये दोनों का भी रोमांटिक पल बिताते हैं। वहाँ रॉय को पता चल चुका था कि उसका साथी लियोन भी मारा गया है। अब वो और प्रिस ही बचे थे। प्रिस ने सेबेस्टियन से दोस्ती कर ली थी और वो रॉय को भी उससे मिलवाती है। इसके बाद सेबेस्टियन समझ जाता है कि असल में ये भागे हुए रेप्लिकेंट्स है, मगर सेबेस्टियन को प्रिस से प्यार हो गया था और इसी का फायदा लेकर रॉय उसे इस्तेमाल करता है कि वो उसे टायरल से मिलवाए। सेबेस्टियन को एक बीमारी थी जिसमें उसके ऑर्गन्स बार बार फेल होते थे। वैसे भी प्रिस कुछ समय में मर जाती तो सेबेस्टियन मजबूर हो जाता है। वो अक्सर टायरल के साथ शतरंज खेलता था, इसलिए वो उसे शतरंज के लिए चुनौती देता है। जब टायरल उसे घर बुलाता है तो रॉय भी उसके साथ था, जो अपने निर्माता से मिलकर कुछ सवाल पूछता है। रॉय चाहता था कि वो उसकी जिंदगी बढ़ाए, मगर ये मुमकिन नहीं था, इसलिए रॉय टायरल को मार देता है। टायरल की मौत की खबर ब्रायन को मिल जाती है, जो डेकर को फौरन दोनों को ढूंढने और मारने के आदेश देता है। डेकर जाता है सेबेस्टियन के घर, जहां लड़ाई के दौरान प्रिस मारी जाती है और डेकर की रॉय के साथ काफी लंबी फाइट चलती है। रॉय की बातों से ये भी पता चलता है कि इन रेप्लिकेंट्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है और यही वजह है कि ये आम इंसानों की तरह जीना चाहते हैं, उनकी तरह सब महसूस करना चाहते हैं। अब इससे पहले कि रॉय डेकर को मारता, गेफ मदद के लिए पहुंच गया था। वो रॉय को शूट करता है। डेकर की आंखों के सामने ही उसकी मौत हो गई। जाते जाते गेफ कहता है कि अफसोस कि वो जिएगी नहीं। उसका मतलब रेचल से था। वो ये भी जानता था कि असल में डेकर उसे पसंद करता है। डेकर रेचल को ढूंढने निकल जाता है, जो उसे सही सलामत